तो स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिक्स में जो अपना चैप्टर सेट्स चल रहा था उसका हम पार्ट 3 करेंगे। तो इसमें आज हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स थी उसकी 3 साइड्स हमने पढ़ी थी, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो था, ठीक है, वो रोस्टर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म था और एक था विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, मैंने बोला था कि इसको हम बाद में एक अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है पर समझने का टॉपिक है। इससे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है पहला विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम विजुअल करते हैं और रिप्रेजेंटेशन मतलब हम कोई डायग्राम बना के हम उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट। Understanding of sets according to वेन डायग्राम। कौन सा डायग्राम, वेन डायग्राम। हम लोग क्या करेंगे कि वेन डायग्राम से हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये जो वेन डायग्राम है, ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, सेट्स को समझेंगे। तो जो वेन डायग्राम होगा तो इसे हम लोग रेक्टेंगल और सर्कल ये दोनों से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा, एक तो यहाँ पर रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल और क्या, सर्कल। इस इन दोनों के अंदर बात से हम लोग क्या करेंगे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। देखो कैसे, अगर ये मैं बनाया क्या, एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पर, ठीक है, एक ये रेक्टेंगल बनाया और उसके अंदर एक मैंने ये सर्कल बनाया और एक ये सर्कल बनाया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे। यू का मैंने यहाँ पर यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। मतलब इसी से सारे यूनिवर्सल सेट मैंने क्या, पहले वाले लेक्चर इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था पार्ट 2, उसके अंदर मैंने आसानी से यूनिवर्सल सेट के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी। बाकी अभी हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या होता है यूनिवर्सल, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है उसी से सारे सेट बनते हैं, ठीक है। तो एक सेट तो ए हो गया और एक सेट हो गया क्या, बी, ठीक है। तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है वो तो यूनिवर्सल सेट को दिखा रहा होता है। तो यूनिवर्सल पे यहाँ पे यू बना देंगे तो वो हमें दिखा देगा कि यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के अंदर ये जो एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये सर्कल सेट ए को डिनोट कर रहा होगा और ये सेट बी को डिनोट कर रहा होगा। तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये वैसे डिसजॉइंट सेट का ही डायग्राम है। डिसजॉइंट का सेट का मतलब होता है कि एक सेट दूसरे सेट के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। मैंने क्या बोला, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है सेट ए और सेट बी के बीच में कोई भी तालमेल नहीं बन रहा है, ये कुछ और ही
बातें कह रहा होगा और सेट बी जो है कोई और ही बातें कह रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बना दूँ यूनिवर्सल, ठीक है, सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, और यहाँ मैंने कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर लिख दिया 7, यहाँ पर लिख दिया 9, यहाँ पर लिख दिया 11, यहाँ पर लिख दिया 10। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने लिख दिया। अब ध्यान से समझो, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो किसका पार्ट है? यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। ठीक है, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सब कुछ ये किसके अंदर है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल को दिखा रहा है। तो मेरे से अगर ये इसमें क्वेश्चन कहते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट होगा क्या, तो यूनिवर्सल सेट मतलब यहाँ पर जितने भी मेरे को इस रेक्टेंगल के अंदर एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट हमारी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। तो एक तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 10 और 11। ये एक तो यूनिवर्सल सेट हो गया। मैंने इस रेक्टेंगल, इस वेन डायग्राम, इसको कौन सा डायग्राम कहते हैं? वेन डायग्राम है ये, वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट। वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट। तो मैंने इसको देख के विजुअल, मैंने क्या क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन बात हो रही है ना, तो मैंने इसमें विजुअलाइज किया। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर विजुअलाइज करना है। इसे देखकर मैंने समझा इसमें जितने भी एलिमेंट है वो हमारा किस में आ गया? यूनिवर्सल सेट में आ गया। अब मेरे से कोई कहे सेट ए लिख के दिखाओ इसका, तो सेट ए मैं यहाँ पे आसानी से लिख दूंगा 1 2 3, ठीक है। सेट बी भी लिख दूंगा इस पे 4 5 6, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यूनिवर्सल सेट भी लिख दिया। और ए और बी के बीच में कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। तो जब डिसजॉइंट सेट का मतलब यहाँ पर ये बोला जाएगा कि उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? फाई है। यही होता है क्या? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी फाई है, डिसजॉइंट सेट। और मैं बात करूँ जॉइंट सेट की, जॉइंट सेट, ठीक है, ये रहा यूनिवर्सल सेट और एक ये सेट, सेट ए सेट बी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1 7 5 8 4। ठीक है, मैंने कुछ ये लिखा। अब जॉइंट सेट का मतलब यहाँ पर क्या है? जॉइंट सेट का मतलब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर फाई तो नहीं होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी कुछ तो कॉमन है ना इसके अंदर। क्या कॉमन? हमें गामा दिख रहा है इसके अंदर कॉमन, देखते हैं इसका भी। इस सेट ए का ये वाला पार्ट और सेट बी का ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में कोलैप्स कर रहे हैं। इसके अंदर कॉमन चीज़ें आ रही है। और ये सेट और सेट ए और सेट बी ये दोनों किसमें? जॉइंट है आपस में, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? जॉइंट सेट हो कर देंगे। ठीक है, और इसके बीच में ए इंटरसेक्शन बी क्या है? कोई तो कोई नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, फाई तो नहीं आ रहा है। फाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? नल सेट होता है, मतलब एम्प्टी, खाली। ठीक है, पर यहाँ पे खाली तो नहीं है ना, कुछ तो है। जैसे यहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं है।
एम्प्टी है, पर यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, कुछ तो है, गामा है यहाँ पर, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पे फाई नहीं है। अब ऐसे इसकी वैल्यू पूछे कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर, लिख के दिखाओ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, अगर यूनिवर्सल की बात करें तो यूनिवर्सल लिख दूँगा यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, ठीक है, गामा डेल्टा 1 7 4 8 5, ये हो जाएंगी यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। फिर सेट ए की हम बात करें, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, अल्फ़ा बीटा, ये सेट ए का एलिमेंट है, तो ये एक इस वाली बाउंड्री के अंदर ये गामा भी आता है। और सेट बी की हम बात करें तो सेट बी के अंदर ये वाला पूरी बाउंड्री के अंदर जो जो आएगा वो भी है 1 डेल्टा गामा और 7, ठीक है। बात समझ में आई ना, ये हो गया। अब इसमें इसका है ए इंटरसेक्शन बी, मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी, ये और ये, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन के बारे में क्या बताया था जब हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़े तब हमने पढ़ा था। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या है, गामा है। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या है, गामा है। और ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन मतलब ए और सेट बी के सारे एलिमेंट मिला दें, मैंने बताया था जोड़ने हैं, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट को मिला दो तो ए यूनियन बी बन जाता है। तो मैं यहाँ पर कहूँ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट मिला दो अल्फ़ा बीटा गामा, और सेट बी के एलिमेंट मिला दो डेल्टा 1 और 7, और ये गामा, तो गामा पहले लिख दिया, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। ये ए यूनियन बी, तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे विजुलाइज तो कर सकते हैं ना इसके अंदर कि ये पूरा चीज़ें क्या हो जाएंगी कि ए यूनियन बी हो जाएंगी, और ये जो बीच वाला सेंटर है ये ए इंटरसेक्शन बी है। समझ में कुछ तो भनक हमें लगी रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर डायग्राम देख लेते हैं, उससे हम समझ लेंगे क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो व्हेन ये वेन डायग्राम्स जो होंगे वो हम लोग जॉइंट सेट के अंदर दिखा रहे हैं। डिसजॉइंट पे तो क्या एक ही बन पाएगा, यही वाला जो है एक ही पॉसिबल है जो कि ये है, ठीक है। सेट ए अलग कर देगा, सेट बी अलग कर देगा, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटी होंगी वो मैं बताऊंगा। और वेन डायग्राम के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट सेट के अंदर बात करेंगे। तो सेट ये है और ये सेट ए है, ये सेट बी है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो मेरे से कोई पूछे ये वाला पार्ट क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा डायग्राम, यूनिवर्सल ए और बी, ये पूरा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के बीच में जो कॉमन होती हैं चीज़ें वो यहाँ पर आएंगी, और इस पूरे में क्या आएंगी, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ें, केवल ये चीज़ें, सेट ए है और ये सेट बी है यूनिवर्सल, ये वाली चीज़ें
ये वाली चीज़ें क्या होंगी, मैं क्या देखो, सेट ए में से ये बी वाला पार्ट हटा रखा है, जो कॉमन है सेट ए है, ठीक है। सेट ए में ये जो बी वाला पार्ट है उसको क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है। तो ये ए में से बी का पार्ट हटा रखा है ना, ए में से बी का पार्ट हटा रखा है, इसका मतलब, और ए में से बी का पार्ट हटा रखा है, इसका हम लोग एक और नाम से कहते हैं एन ऑफ ओनली ए, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, एन ऑफ ओनली ए, एन ऑफ ओनली ए, एन ऑफ ओनली ए, ऐसे डिनोट, एन और यहाँ पे ऐसा नोट बना देना है और ए लिख देना है, एन ऑफ ओनली ए, ठीक है। ये वाला पार्ट हो जाएगा। और ये सेट के अंदर ये वाला पार्ट, सेट ए और सेट बी, इसको कहेंगे बी माइनस ए, एन ऑफ ओनली बी, ठीक है, एन ऑफ ओनली बी। ये समझ में आ गई बात आपको। और मैं कहूँ कि ये क्या हुआ, ये टू सेट्स के अंदर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ए और बी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक तो ये इसमें मैंने कर दिया, ठीक है, और एक इसमें कर दिया, इस पे नहीं करा। तो ये दोनों हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग ए डेल्टा बी। क्या कहेंगे, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब होता है, ए डेल्टा बी का मतलब होता है, ए डेल्टा बी को हम लोग पहली बात इसको पढ़ते क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी। तो ए डेल्टा बी का मतलब होता है कि ए माइनस बी और इसका यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ। ये वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। इसको हम लोग और तरीके से क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ओनली ए यूनियन एन ऑफ ओनली बी, ठीक है ना। ये बात और लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि ए यूनियन बी, ये पूरा में से ए यूनियन बी, तो ये वाला हो गया, कौन सा, ये वाला हो गया ना, ये पूरा ए यूनियन बी में से केवल इस वाले पार्ट को हटाना है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो पूरे में से इसको हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया, तो क्या बचा, यही वाला पार्ट तो बचा, कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। तो इसको ये बन गया। तो ए डेल्टा बी इसे पढ़ेंगे। ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी हमें क्या डिनोट कर रहा होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और एन ऑफ ओनली ए यूनियन एन ऑफ ओनली बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये बातें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और अब मैं एक और बताऊं, यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब इसको और इसको हटाना है, मुझे केवल ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। ये बाहर का सारा पार्ट चाहिए मेरे को, और ए और बी नहीं चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। ये टोटल ये क्या होता है, ए यूनियन बी हमें क्या करना है, नहीं चाहिए। तो ऐसा ऊपर क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर बार लग जाएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए यूनियन बी को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा। कि कॉम्प्लीमेंट का मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है। और ए कॉम्प्लीमेंट
ये इसको हमें बाहर निकालना है, बाकी हमको केवल यही चीज़ें चाहिए। और इसी चीज़ को तो हम लोग क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेट ए और सेट बी, समझ में आई बात। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी है, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दो, तो ये तो खाली ऐसा दिखेगा। तो हटाना है तो कॉम्प्लीमेंट करना है। हटाने का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको ये सॉल्व कैसे होगा कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दो, बस यही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और अब इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पर सेट 3 लेके आ गया यहाँ पर मैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो ये है। इस पार्ट को कहते हैं एन ऑफ ओनली ए, इसको कहते हैं एन ऑफ ओनली बी, इसको कहते हैं एन ऑफ ओनली सी, ठीक है। इस पार्ट को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन सी, और इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसको कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों का क्या है, कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहीं पे मैं इसकी बात करूं, ये इस डायग्राम को हटाने के बाद ये जितना डायग्राम बचा हुआ है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए कहाँ गए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो पार्ट होगा इसको बी इंटरसेक्शन सी कहेंगे, इस पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी, और इसको ए इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ ओनली ए, एन ऑफ ओनली बी, एन ऑफ ओनली सी, ये हो जाएगा इसके अंदर। ये कितने सेट हैं, इसके अंदर 3 सेट हैं, ठीक है। इन तीनों सेट के मिलकर एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बताइएगा मेरे को, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। सेट ए क्या है, सेट बी क्या है, सेट सी क्या है, ये सारी बातें मैं यहाँ से पूछूंगा अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। केवल वेन डायग्राम से बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। इसको विजुअलाइज करना है, विजुअल प्रेजेंटेशन टॉपिक का नाम ही है, तो विजुअल करना है हमें, ठीक है। विजुअलाइज करना है कि है एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। तो सेट ए सेट बी यूनिवर्सल में 1 6 9 4 5 8 10 14 15 16 17, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट क्या है, इसके अंदर मेरे को बताओ यूनिवर्सल सेट क्या होगा। सेट ए क्या होगा, सेट बी, सेट ए ये है, सेट बी तो ये है, ठीक है। सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये बातें मेरे को बतानी है, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल सेट और रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं वो सारे क्या हैं, हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो 1 6 9 4 5 8 10, ए सेट ए और सेट बी के एलिमेंट मैंने लिख दिए।
रेपिटेशन नॉट अलाउड की है। इसके अंदर इसके अंदर क्या है, 4 और 5 कॉमन है, तो 4 और 5 केवल मैंने एक बार ही लिखा है, ठीक है। और बाहर ये बाहर वाले एलिमेंट लिख दो इस पर, 14 15 16 17, यूनिवर्सल सेट लिख दिया मैंने, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या लिखना है मेरे को, ये बात हो गई यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए क्या होगा, 1 6 9 4 5। सेट बी क्या होगा, 4 5 8 10, ठीक है। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 4 5। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 6 9 4। इंटरसेक्शन भी इन दोनों के बीच में कॉमन लिखने हैं। और ए यूनियन बी, इसमें और इसमें क्या करना है, दोनों सेट यूनियन का मतलब क्या होता है, सेट ए और सेट बी को मिलाकर लिख देना है। तो 1 6 9 4 5 और 8, और ये क्या करना है यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। और ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर क्या है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। और ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, 1 6 9 4 5 8 10। 1 6 9, देखो 1 6 9 4 5 8 10, तो क्या बचा 14 15 16 17। तो देखो 14 15 16 और ये 17, ठीक है। क्या बचा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बचा, देखो इसमें करके दिखा दिया। और यहाँ डायग्राम के अंदर भी देखो 14 15 16 17 बाहर है, 14 15 16 17 इतना ही है ना बाहर। तो हम समझ में पा रहे होंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ही है, ये क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ये पार्ट, ठीक है। अब एग्जांपल, सेट ए, सेट बी और सेट सी यूनिवर्सल सेट। सेट ए के अंदर यहाँ पर क्या है, सेट ए के अंदर यहाँ पर आएगा मैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और यहाँ पे गामा 1 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ 6, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या 5, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मैं इसमें लिखूँगा। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा 4 गामा 6, ठीक है, 1 7 5 8 9 10, ये हो जाएगा, ठीक है। सेट ए के अंदर क्या होगा, अल्फ़ा बीटा 4 गामा 6। सेट बी के अंदर होगा, यहाँ पे सेट बी के अंदर क्या होगा, 1 7 4 गामा और ये क्या हो जाएगा 5। और सेट सी के अंदर क्या आ जाएगा, सेट सी के अंदर आ जाएगा 5 8 6 और ये गामा, ठीक है। अब यहाँ मैं पे बता रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर यहाँ पर कॉमन क्या है,
एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 4 और गामा। ठीक है, ए और बी के कॉमन में, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, बी और सी, 5 और गामा। और ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या कॉमन है, ए और सी के बीच में कॉमन है 6 और गामा। और इन तीनों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर क्या कॉमन है, गामा कॉमन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9 और 10। ये जो बाहर है, मैंने डायग्राम के अंदर भी बताया था कि ये वाला जो बाहर वाला पार्ट होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और मैं बात करूं ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो सारे सेट को मिला के लिख दो यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा 4 गामा 1 7 5 6 और 8। बस ए यूनियन बी यूनियन सी ये हो गया अपना आराम से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं, बस इतना ही है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। बाकी तो हम लोग कुछ क्वेश्चन के अंदर समझ लेंगे और कुछ फार्मूला जब देखेंगे तब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन का अच्छे से मतलब समझेंगे, फार्मूला कैसे निकला क्या हुआ। बाकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर इतना ही है कि हम लोग इस वेन डायग्राम को देके विजुअलाइज कर लें कि क्या सेट ए है, क्या सेट बी है, क्या ए इंटरसेक्शन बी है, क्या बी इंटरसेक्शन सी है, जो भी है मतलब ये विजुअलाइज हम कर सकें इस वेन डायग्राम से। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन का, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं। विजुअल प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सेट, तो उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ सेट्स है वो हम देखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत मतलब कोई तोप नहीं है ये कि हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, जो कि इस सेट्स को मैं इसलिए से पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये जो अपनी मैथमेटिक्स मैंने पहले बताया था बहुत अच्छे से, मतलब फंक्शन रिलेशन जो भी कुछ भी ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो, स्टैटिक्स जो मतलब कुछ भी हो, इसके अंदर सेट्स वाली चीज़ें उसके अंदर आ ही जाएंगी। तो हमें तो सेट्स अच्छे तरीके से पढ़ना हो, चाहे हम फंक्शन का कैलकुलस सॉल्व कर रहे होंगे या फंक्शन सॉल्व कर रहे होंगे, रिलेशन अभी पढ़ने वाले हैं, मतलब ये सारी 12th भी है, मतलब जितना भी पढ़ोगे सेट्स तो रहेगा ही रहेगा। इसकी वजह से हम लोग थ्योरीज में ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी का तो फिर पानी जैसे बहा देंगे उसे पूरा सिस्टम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स, तो देयर आर there are 10 types of set। 10 तरीके के सेट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, पर जो हमें पढ़ने वाले हैं वो 10 तरीके के हैं। ठीक है, कौन कौन से वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहला होता है एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है क्या, खाली सेट, एम्प्टी है वो। एम्प्टी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइड सेट कहते हैं। और एक उसका दूसरा तीसरा नाम भी होता है क्या, नल सेट। क्या होता है, नल सेट। तो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट क्या है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अपना पहला सेट है ये हमारा कि एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट।
तो एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, और यहाँ पे क्या दूसरा क्या आ गया, सिंगलटन सेट। और जो ये तीसरा आएगा यहाँ पे आएगा अपना फाइनाइट सेट। क्या आएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट सेट, ठीक है, पांचवा सबसेट, पांचवा सबसेट। 6 यहाँ पे आएगा क्या, पावर सेट, पावर सेट। और 7 यहाँ पे क्या होगा, 7 यहाँ पे होगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। 8 क्या होगा, 8 यहाँ पे होगा सुपर सेट, ठीक है। और 9 क्या होगा, 9 होगा यहाँ पे इक्वल सेट। और 10 यहाँ पे क्या होगा, 10 यहाँ पे होगा इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये 10 तरीके के हम लोग को सेट डिस्कस करने हैं। तो बहुत ही आसान होता है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना ये, तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला हम देखेंगे क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। इसका ये क्या डिनोट कर, नल मतलब खाली है, वॉइड है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसको और डिनोट कर सकते हैं क्या, ऐसा, मतलब कोई भी उसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, देयर इज़ नो एलिमेंट इन दिस सेट, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे, एम्प्टी सेट। इसका एग्जांपल कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ए है, सेट ए मैंने दिया यहाँ पे x सच दैट x बराबर वाई स्क्वायर, और y बिलोंग करेगा इंटीजर को। ये तो मैंने पढ़ाया है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ए इक्वल टू, यहाँ पे ये इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y बिलोंग टू z, मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या मतलब होता है, इंटीजर। और इसके बाद मैंने कह दिया राइट्स ऑल दी निगेटिव नंबर्स, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। तो पहली बात यहाँ पे सॉल्व करने से, यहाँ पे सॉल्व देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और y बिलोंग टू इंटीजर है और नेगेटिव नंबर है। अब जो x आएंगे वो हमें बताने हैं। यहाँ पे y बिलोंग करेगा क्या है, किसको, y बिलोंग कर रहा है यहाँ पे इंटीजर को। इंटीजर मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -3 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसा जाता जाएगा, ठीक है। इंटीजर राइट्स ऑल द निगेटिव नंबर। अब इसके अंदर मेरे को लिखना है सॉल्व करने के बाद निगेटिव नंबर आए। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो -3 लिखा, x इज इक्वल टू यहाँ पे -3 इसका स्क्वायर कर दिया, ये तो 9 हो गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर कर दूँ, ये तो 4 आ गया। या x इज इक्वल टू +2 का स्क्वायर कर दूँ, ये भी 4 आ रहा है। कुल मिला के ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव वैल्यू आने वाली नहीं है, तो निगेटिव नंबर है। इसका मतलब इसका आंसर तो कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। तो ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, खाली सेट हो गया। या इसे इक्वल टू हम लोग 5 लिख सकते हैं, देयर इज़ नो एलिमेंट इन दिस सेट, मतलब कोई भी एलिमेंट इसके अंदर आएगा नहीं। कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो यही है इसका। और एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मेरे को दे दिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्या दिया यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया है 1 3 4 5 ये दे दिया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमें गिवन कर दिया पहले से ही, ये यूनिवर्सल से हमें गिवन कर दिया पहले से ही, और हमें अब सेट दे रहा है, सेट दिया x सच दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, और y बिलोंग करेगा किसको नेचुरल नंबर को, और y लेस देन इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, ठीक है, y क्या होगा लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो y आएगा क्या क्या 1 2 3 आएगा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x वो सारे एलिमेंट है, x सच दैट का मतलब होता है x वो सारे एलिमेंट है, और x आएगा क्या ये आएगा, इसे सॉल्व करके आएगा। तो y लेस देन इक्वल टू 3 है तो मैंने ये एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो x क्या क्या आएगा, पहले y को मैं 1 पुट किया फिर 5, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 करेंगे प्लस 5 7 आ जाएगा, x 3 प्लस 5 8 आ जाएगा। 6 7 8 क्या ये यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है 6 7 8 नहीं कर रहा। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट से मतलब यूनिवर्सल सेट का पार्ट नहीं है। मैंने आपको जब यूनिवर्सल सेट पहले पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब यूनिवर्सल सेट गिवन कर दे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू यूनिवर्सल सेट के अंदर नहीं आ रही, तब हम इस यूनिवर्सल सेट को मतलब हम अपने से अब डिसएग्री नहीं करेंगे, मतलब अब हम 6 7 8 अब इसके अंदर नहीं मानेंगे क्योंकि हमें ये पहले से गिवन कर दिया है। और अगर ये यूनिवर्सल सेट हमें गिवन नहीं होता और कुछ ऐसा होता तो हम यहाँ पे जब यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं होता है तो हम खुद से बनाते हैं, सेट ए सेट बी सेट सी इन सारे को मिला के वो सेट बना देते हैं। और अगर गिवन नहीं है तो भाई ये जो गिवन नहीं है तो फिर तो कोई फिर क्या हमें बनाना होगा। अब गिवन कर दिया है तो भाई इसके अकॉर्डिंग का चलना पड़ेगा। 5 दे दिया है इसका मतलब 5 ही है, इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। 6 7 8 ये तो अब बाहर से आ गया, यूनिवर्सल सेट के अंदर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसका मतलब ये भी सेट ए के अंदर खाली है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट है। ये कौन सा सेट है एम्प्टी सेट है, ये आ जाएगा 5 एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। और देखते हैं एम्प्टी सेट हो गया। और दूसरा सेट होता है, ये तो आप आसान चलेगा, एम्प्टी सेट सिंगलटन सेट। सिंगलटन से नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, जिसके अंदर एक एलिमेंट, अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट। अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, उसे हम क्या कहेंगे सिंगलटन सेट कहेंगे। सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल देंगे हाउ मैनी, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि इसे लिखते हैं how many days in 1 week writes in the form of set। कितने दिन होते हैं भाई सेट ए के अंदर, मैं बता दूँ 7 दिन होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 1, या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है यहाँ पे 1, ये कार्डिनल नंबर सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए दोनों बराबर चीज़ें ही होती हैं। तो उत्तर तो 7 आया है पर एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट तो एक ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे सिंगलटन सेट। मतलब जिसका आंसर ए, मतलब उसके अंदर उस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो, क्या कह रहा हूँ,
उस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये सिंगलटन सेट है। बस तीसरा बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, काउंट, जो चीज काउंटेबल हो। क्या कह रहा हूँ, जो चीज काउंटेबल हो। सेट ए मैंने यहाँ कर दिया 1 2 3 ऐसा कर दिया, 100 काउंटेबल है कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सेट बी मैंने यहाँ पे लिख दिया, बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ाता जा रहा हूँ बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई कहेगा सर ये इसमें एलिमेंट कितने हैं, पहले ये बताओ मेरे को। एलिमेंट तो एक ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट भी कितना है, एक ही है, ठीक है। बट ये इतना बहुत बड़ा नंबर है ये, पर हम क्या हम इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं। क्यों गिन सकते हैं, इसका अंत तो है ना, यहाँ पे अंत है ना इसका, 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किस में आ जाएगा, फाइनाइट सेट। मतलब जिसका अंत हमें दिख रहा हो वो हमें, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। क्या है, जिसकी जिसकी हमें पहुंच पता हो कि ये कहाँ तक जा सकता है, वो उसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल। वो फाइनाइट सेट होगा, वो काउंटेबल भी होगा, ठीक है। और अगर मैं इस पार्ट को हटा के केवल ये चला जाऊँ तो इनफाइनाइट जाता जाएगा, फिर वो हमारे लिए फाइनाइट सेट नहीं रहेगा। काउंटेबल का मतलब ही बस यही है, काउंटेबल होना चाहिए, फाइनाइट सेट है, ठीक है। बस चौथी क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइट। बस इसका उल्टा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट का यहाँ पे मतलब क्या है, अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अब जैसे सेट ए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि 1 2 3 ऐसा जाता जा रहा है, अब कहाँ तक जा रहा है हमें थोड़ी पता है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेट बी हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है -3 -2 -1 0 1 2। अभी हमें थोड़ी पता कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, कोई इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मतलब अनकाउंटेबल है, इसकी गिनती नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसेट की। अब यहाँ में इम्पोर्टेंट चर्चा होंगी यहाँ पे। सबसेट, ठीक है। अच्छा, जो सबसेट होता है उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। कैसे लिखा होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। कैसे पढ़ेंगे इसको, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऐसे पढ़ेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। क्या कह रहा हूँ, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सेट ए 1 2 3, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा सेट बी 1 2 3, यहाँ से मैंने लिख दिया यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पर है ए इज द सबसेट ऑफ बी। कैसे, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 इसके इस बी के सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो हाँ कर रहे हैं। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, एक और है, इसका मीनिंग समझ में आएगा। ए इज द प्रॉपर, ए इज द proper, is the proper subset
ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट है मतलब इस सेट बी है उसका कुछ पार्ट निकाला गया है। सेट का जो पार्ट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? सबसेट। एक बड़े सेट का एक टुकड़ा निकाला गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? सबसेट। उसका सब पार्ट है, ये टोटल पार्ट नहीं है, सब पार्ट है तो उसे हम क्या कहेंगे? सबसेट। मतलब एक बड़े सेट का टुकड़ा निकालने को ही हम क्या कहते हैं? सबसेट। क्या कहेंगे? सबसेट। तो ये ए क्या है? ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट है, टुकड़ा है उसका। ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और तो बी क्या है? एक सुपर सेट है, मतलब राजा है, उससे ही सारे टुकड़े निकले हैं, उसी से ही सेट बन रहे हैं, छोटे छोटे सबसेट बन रहे हैं। सॉरी, सेट बोल दिया मैंने, सबसेट बन रहे हैं। तो बी क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। A is the proper subset, A is the proper subset of B और B is the superset of A। क्या है? A is the proper subset of B और B is the superset of A। A is the proper subset of B और B is the superset of A। ऐसी मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे सेट A दे दिया यहाँ पे 1 2, ठीक है, और मुझे बोल दिया यहाँ पे इसके सबसेट्स निकालो। तो सबसेट क्या क्या होंगे इसके? सबसेट देखो, पहली बात, इन सबसेट तोड़ने कैसे वो मैं बता रहा हूँ। एक तो 1 हो जाएगा, इसको तोड़ दिया, सेट के फॉर्म में तोड़ना है, तभी तो सब सेट बोल रहे हैं ना हम लोग। सेट नहीं बोल रहे हैं, टुकड़े को क्या बोल, सेट बोल रहे हैं। इस सेट ए के ही सेट निकालने हैं तो उस सेट बड़े सेट से जो छोटे सेट निकाल रहे हैं उसी को हम लोग सबसेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसे सबसेट कह रहे हैं। और जिससे निकल रहे हैं, किससे? इस बड़े सेट से निकल रहे हैं, उस बड़े सेट को ही हम क्या कह रहे हैं? सुपर सेट कह रहे हैं, ठीक है। तो एक तो 1 निकल आया, एक 2 निकल आया, एक कुछ भी नहीं निकला, 1 और 2 को भी हटा दो और एक 1 2 दोनों ही आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लेना कि नल सेट ये वाला एंड सेट इटसेल्फ कौन सा है? ये वाला नल सेट ही हो जाएगा। और सेट इटसेल्फ, नल सेट एंड सेट इटसेल्फ आर द सबसेट ऑफ एवरी सेट, are the subset of every set। null set और set itself are the subset of every set। मतलब जितने भी सेट हम लिखेंगे उनका ये दो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे? देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे सेट बी लिखा 4, केवल एक ही एलिमेंट सिंगलटन सेट लिखा, ठीक है। अब मैंने इसको बोला सबसेट लिखो, तो आप पहले 4 लिख दोगे, इसका सेट तो एक 4 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, और दूसरा ही 4 हो जाएगा। फिर तो दोबारा 4 अगर लिखेंगे तो ये तो सेम हो जाएगा, इसकी वजह से हम यही लिखेंगे, ठीक है। सेट इटसेल्फ ही है तो है ये, तो दोबारा लिखना तो अलाउड है ही नहीं, तो ऐसे लिख देंगे इसे, ठीक है। 2 हो जाएगा इसका। और देखते हैं, जैसे और एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। सेट ए यहाँ पर लिख दिया मैंने एलिमेंट अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा, ठीक है। इसके सबसेट्स लिखो, तो अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, ठीक है। अब 2 2 के पेयर बना दो, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा, बीटा डेल्टा और अल्फ़ा डेल्टा, ठीक है। और क्या हो जाएगा?
ये खाली एलिमेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट हो जाएगा। ये सेट, नल सेट एंड सेट इटसेल्फ आर द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का नल सेट और सेट इटसेल्फ इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा ये तो हमें लिखना ज़रूरी है, ये और ये दोनों तो लिखनी पड़ेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब मेरे से कोई क्वेश्चन करे कि सर टोटल नंबर ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर मैं कहूँ अगर नंबर ऑफ सेट ए को एन से डिनोट कर दो, एन से डिनोट कर दो, किस कर दो, एन से डिनोट कर दो, तो 2 की पावर एन हो जाएगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के किसके बराबर है, एन के बराबर है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो सेट के ले लो यहाँ पे, जिसके अंदर एलिमेंट है यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है। अब इसके क्या करो, सबसेट बनाओ, सबसेट बनाना है तो ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी, और ए सी हो गया, और एक सेट इटसेल्फ, और एक एम्प्टी सेट। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर नंबर, अब मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है, टोटल नंबर कैसे करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट के कितने हैं, 1 2 3, 3 है कि नहीं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो मैंने टोटल नंबर सबसेट क्या बोले हैं, 2 की पावर n होती है, तो 2 की पावर n यहाँ पे क्या है, 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना। समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल नंबर सबसेट्स कितने होंगे, तो इसको हम लोग एन से डिनोट कर दें, तो 2 की पावर nth, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 कितना, 1, तो 2 होंगे, तो ये 2 यहाँ पे आ गए। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो सबसेट निकालना आपको आ ही गया होगा, कैसे निकालते हैं। तो ये आसानी है, मतलब सबसेट का क्या है, अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी का मतलब यहाँ पर यह है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। ये बात हमें अच्छे तरीके से याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये हो गई। अब यहाँ पे एक और सेट समझ लेते हैं, पावर सेट, ठीक है। क्या है, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। पावर सेट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। ये जो सबसेट बना रहे हैं ना, उसका भी सेट बना दो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट ए, पावर ऑफ सेट ए, क्या कहेंगे, पावर ऑफ सेट ए। जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए लिखा कि अल्फ़ा 4 और 9, ठीक है। अब इसके सबसेट लिखो पहले, अल्फ़ा 4
9, ठीक है, अल्फ़ा 4, 4 9 और अल्फ़ा 9 सेट। और ये पूरा सेट इट सेल्फ अल्फ़ा 4 9 और खाली, ठीक है। 8 होंगे क्योंकि 2 की पावर यहाँ पे 3 है, तो ये तो 8 होंगे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सबसेट्स का भी सबसेट बना दो, उसे ही हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ सेट ए। क्या कहेंगे, पावर ऑफ सेट ए। अब इसमें कह दे मेरे से कोई कि टोटल नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ पावर, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए। कैसे पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए, ऐसा पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कितना है यहाँ पे, तो 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट ए। इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, n से ही डिनोट कर दो। तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये समझ गए बात को, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये होता है जो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट पावर ऑफ सेट ए। तो जो सेट पहले सेट गिवन होगा उसके सबसेट्स बनाएंगे, उसका भी उसका भी पूरा टोटल सबसेट, उसका भी सेट बना देंगे, और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो टोटल नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए हमारा बता देगा। बात समझ में आई। तो इसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट तो मैंने आपको बता ही दिया था। मैंने कौन कौन से बता दिए हैं यहाँ पे, एम्प्टी सेट बता दिया, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सबसेट बता दिया, पावर सेट भी बता दिया। यूनिवर्सल सेट भी बहुत छोटा सा है, इसे भी अभी देख लो। यूनिवर्सल सेट मैंने अच्छे तरीके से समझा ही दिया है, और देख लो एक बार, रिवीजन हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिससे सारे सेट बने हुए होते हैं। यूनिवर्सल सेट इज़ द मास्टर सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट से ही जितने सेट होते हैं ना, वो सारे के सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट से ही बनते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यूनिवर्सल सेट लिखा हूँ। तो अब मैं से इसमें से अब मैं यहाँ पे सेट बनाना स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3, ठीक है, सेट बी बनाया मैंने 4 5 6, ठीक है, सेट सी बनाया मैंने 3 5 6, सेट डी बनाया मैंने 5 6 1, ठीक है। मतलब ये जितने भी सेट बना, इनको सबका क्या कर दिया जाए, अगर मैं इनका यूनियन ले लूँ, मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, इन जितने भी सेट हैं यहाँ पे अप टू जितने भी एन सेट निकलेंगे, इन सारे सेट जितने भी सेट होंगे, इनका सब यूनियन किया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा बाहर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट एक मास्टर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट्स बनते हैं, बस ये हमें ध्यान में रखना होता है। यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट्स बनते हैं। अगर सपोज दैट ये यूनिवर्सल सेट हमें गिवन ना होता तो हमें, अगर यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं होगा तो 100% सेट गिवन होगा, तो इन सेट को जोड़ देंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बस यही होती कहानी, और इसके अंदर कोई भी
नई बात जानने वाली नहीं है, ठीक है। तो सुपर सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ये 3 चीज को हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे 3 चीज़ें बची हैं, उससे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ सुपर सेट। क्या बता रहा हूँ, सुपर सेट, ठीक है। तो सुपर सेट को इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। सुपर सेट को डिवाइड किया गया है, किसमें, 2 भागों में डिवाइड किया है। सुपर सेट को एक होता प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं, सुपर सेट को 2 तरीके, प्रॉपर सेट और एक होता है इम्प्रॉपर सेट। एक होता है प्रॉपर सेट और एक होता है क्या, इम्प्रॉपर सेट, ठीक है। 2 होते हैं। तो जब कभी भी सेट, सुपर सेट तो मैंने बताया था कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, अगर ऐसा लिखा हो तो ए इज़ द प्रॉपर सबसेट, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए होता है। मैंने क्या बोला, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ऐसा सेट जिससे सारे सबसेट्स बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिससे सारे सबसेट बनते हैं, ऐसा सेट जिससे सारे सबसेट बनते हैं, उसे वो क्या कहते हैं हम लोग, सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, यहाँ पे लिखा 1 2 और 3, सिंपल एग्जांपल लिया, ठीक है। और अब इसके क्या करो, यहाँ पे सबसेट निकाल लो। क्या करो, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, सबसेट निकालना है। तो निकाल दो यहाँ पे 1, ये 3, 1 2 2 3 और 1 3 और 1 2 3 और एक इन, ये नल सेट, ठीक है। ये हो जाएंगे। अब मेरे से कोई कहे प्रॉपर सेट निकालो, तो प्रॉपर सेट कह रहा है ये जो हमने, ये जो सेट है उसके जो तुमने सबसेट निकाले हैं ना, ये जो सबसेट निकाले ना, बोल रहा है मेरे को क्या करो, मेरे हमशक्ल जैसा ये सेट कह रहा है कि मेरे हमशक्ल को हटा के जो भी बचा वो मेरे को दे दो। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्कार्ड करना है किसको, इसको नहीं लेना, बाकी सारे हमें ले लेने हैं, ठीक है। तो प्रॉपर सेट हो जाएगा, वो कौन सा सेट हो जाएगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो प्रॉपर सेट के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 2 3 1 3 और ये नल सेट, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था, ये जो सबसेट लिखे हैं वो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखे हैं, 2 की पावर n के फॉर्मूले से। टोटल नंबर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, और ये इसमें से क्या है, एक एलिमेंट, एक मतलब यहाँ पे एक सबसेट यहाँ पे इसमें कम है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट बोले मेरे से, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, तो क्या होगा 2 की पावर n, तो ये हो जाएगा। उसमें से केवल एक माइनस करना, वो एक माइनस कौन सा करना, हमशक्ल, इस सबसेट की हमशक्ल को माइनस कर देना है, तभी हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर सेट बन जाएगा। बात समझ में आई। तो अगर मैं कहूँ कि प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या होगी, तो ए सबसेट होना चाहिए बी का, ए सबसेट होना चाहिए बी का, ये ए है ये, ठीक है, बी का, ये बी एलिमेंट है, यहाँ पे बी, सपोज दैट मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एक बी एलिमेंट होना चाहिए बी के
अंदर ही ये ए एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे विच इम्प्लाइज ए बराबर नहीं होना चाहिए बी का, ये कहना चाह रहा है क्या, प्रॉपर सेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी बट ए विच इम्प्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब सबसेट तो होंगे, ये जितने सबसेट तो होंगे, पर मेरा हम शकल नहीं देना, ए और बी हमें हम शकल से नफरत है, ठीक है। ये प्रॉपर सेट कह रहा है, और इम्प्रॉपर क्या कह रहा है, इम्प्रॉपर सेट कह रहा है कि मुझे जितने भी सबसेट निकाले ना तुमने, इस सेट का जितने भी सबसेट निकाले हैं, मुझे मेरी हमशक्ल वाला बस दे दो, बाकी मुझे कोई सा भी नहीं चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, केवल 1 2 और 3, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। हमशक्ल इसको चाहिए, तो इसको इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए इज़ द सबसेट और इक्वल टू बी, ठीक है, विच इम्प्लाइज ए बराबर होना चाहिए किसके, बी के, ये डेफिनेशन कहना चाह रहा है। यहाँ पे ए सबसे ए और इक्वल टू मैंने नहीं लिखा, इक्वल मतलब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं करना है। ए इज द सबसेट ऑफ बी तो होगा, बट ए बराबर नहीं होगा बी के, यहाँ पे ए इज द सबसेट ऑफ बी और बराबर भी होगा, ए बराबर बी के होगा, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। बात समझ में आ गई ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। सुपर सेट ऐसा सेट होता है जिससे सारे सबसेट बनते हैं। हमारा ये हो गया क्या, सुपर सेट। और कौन सा रह गया हमारा, इक्वल सेट रह गया है। तो इक्वल सेट को भी देख लेते हैं। इक्वल सेट कुछ भी नहीं कह रहा है। यदि ए इज द सबसेट और इक्वल टू बी हो, ए इज द सबसेट और इक्वल, ए इज द सबसेट एंड इक्वल बी हो, ये नोटेशन बना है इफ एंड ओनली इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए हो, बी इज द सबसेट ऑफ ए हो, उस कंडीशन में ए भी बराबर होना चाहिए किसका, बी के। क्या कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। मैं क्या कह रहा हूँ, यदि सेट ए है, यहाँ पे लिखा है का, खा और गा, ठीक है, और यहाँ पे सेट बी लिखा है गा, खा और का, कैसे भी लिख दो, ऑर्डर डजेंट मैटर, मैंने उसमें भी लिखाया था। तो पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के, 3 है 3 है, ठीक है। और साथ साथ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, वो ये कह रहा है, मतलब ए के एलिमेंट बी के अंदर है ना, का खागा इसके अंदर है, और बी के एलिमेंट भी ए के अंदर हैं, मतलब सेट ए के एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए और सेट बी के एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए, और ए और बी दोनों बराबर भी होने चाहिए एलिमेंट वाइज, ठीक है। इक्वल सेट क्या कह रहा है, सेट ए के एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए और सेट बी के एलिमेंट ए के अंदर भी होने चाहिए, और सेट ए और सेट बी दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी दोनों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो यही हुआ था इक्वल सेट, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लास्ट हो गया हमारा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं, एलिमेंट सेम होने चाहिए बस, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट सेम नहीं होना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो सेट ए है यहाँ पे 1 2 3 4, और सेट बी है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। तो इसके क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, ये भी 4 है। तो हैंस यहाँ पे क्या लिख दूंगा,
सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में बस क्या कह रहा है वो कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट क्या, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बाकी इसको कोई भी मतलब नहीं है। यही होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट पर इसको इक्विवेलेंट डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए, सेट ए और सेट बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। और ज़्यादा कोई इसमें ख़ास बात नहीं है, ठीक है। तो ये आज हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो एक मैथमेटिक्स है उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, इंक्लूडिंग हम जो वेन डायग्राम से हम लोग समझेंगे फार्मूलाज को, वही हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पार्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इन वीडियो में से। तो वो हमें याद भी करने होंगे जितने हैं, और हम उस याद करने से मतलब उसके पहले में समझेंगे भी कि कैसे ये डिराइव्ड हुआ है, क्या है, वो सारी बातें हम समझेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू।